नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हुसैन। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान से मुतल्लिक जो फ़ैसला आया, जिस पर आज हुकूमत की तरफ से नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई कि गुज़िश्ता रोज़ का जो फ़ैसला है जिसमें इमरान खान को प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल करने का जो फ़ैसला दिया गया है, उस फैसले में सुकम है, उस फैसले में नक्स है, तो लिहाजा उस फैसले पर नज़रसानी की जाए। अब आप जानते हैं कि जो गुज़िश्ता रोज़ का फ़ैसला था उसमें हुकूमत को 48 घंटों की डेडलाइन दी गई थी कि 48 घंटों में इमरान खान को अल-शफ़ा हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। अल-शफ़ा कह लें, अल-शफ़ा इंटरनेशनल हॉस्पिटल कह लें, लेकिन उस हॉस्पिटल की बात हो रही है जो H8 इस्लामाबाद में है। अब इस फैसले पे जो नज़रसानी हुकूमत लेके आई और जो हुकूमत की कोशिश थी कि फ़ैसले को रिवर्स करवाया जाए, हुकूमत पहले मरहले में इब्तदाई स्टेज पर ये जो एक कानूनी अटैम्प्ट थी फैसले को चैलेंज करने की, हुकूमत इसमें कैसे नाकाम हुई है, इन तफसीलात से नाज़रीन अपने प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे। और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, कुछ और भी हैपनिंग्स हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात से भी आप नाज़रीन को आगे चल के आगाह करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, 24 घंटों के अंदर अंदर कल 12:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया और 12 बजे के दौरान ही, जब तक वो तहरीरी आर्डर शाम को 4 साढ़े 4 बजे जारी हुआ, हुकूमत की तरफ से आज नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई। हुकूमत तो नहीं थी, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से वो रिव्यू पिटीशन आई है। अब उसमें टेक्निकल बात क्या थी? टेक्निकल बात ये थी, जो हुकूमत को मैं ये समझता हूँ कि फौरी तौर पे कामयाबी नहीं मिल सकी, या चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फौरी तौर पे जो है वो कामयाबी ना मिल सकी, उसकी वजह ये थी कि मरकज़ी केस में जिसमें इमरान खान साहब से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उसमें चीफ कमिश्नर पार्टी नहीं थे। और इस बात के का एडमिशन उन्होंने अपनी पिटीशन में भी किया है, अपनी CMA में भी किया है। तो दरअसल ये एक CMA एप्लीकेशन नज़रसानी के साथ चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने लगाई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मांगी गई है कि चूँकि हमें पार्टी नहीं बनाया गया, हम मुतल्लिका फरीक थे, हमें नोटिस किए बगैर ये फैसला सादिर कर दिया गया, तो लिहाजा चीफ कमिश्नर साहब सुप्रीम कोर्ट से CMA में, CMA क्या होती है? सिविल मिसलिनियस एप्लीकेशन। आप इसको आसान अल्फाज में मुतफर्रिक दरख्वास्त ले लें। उस मुतफर्रिक दरख्वास्त में कहा गया कि हमें रिव्यू फाइल करने की इजाज़त दी जाए। ये भी एक तरह का रिव्यू ही था, लेकिन उसकी फ़ाइल करने की इजाज़त जो है, या उसकी परमिशन या एडमिशन जो है, उसके लिए आपको पहले CMA सुप्रीम कोर्ट से एक्सेप्ट करानी है। वो CMA दायर हो चुकी है। अब वो CMA भी उसी बेंच के सामने लगेगी जहां से इमरान खान साहब के लिए अदालती रिलीफ का फैसला सामने आया। अब कोशिश हुकूमत की ये थी कि कल जुमेरात के दिन या फिर जुमे के दिन रमा हफ्ते ये रिव्यू जो है वो इसकी फिक्सेशन करवाई जाए। लेकिन जैसे शाहिद वहीद साहब का जो बेंच है वो आज भी दस्तयाब नहीं था, जिसने इमरान खान साहब को रिलीफ का फैसला दिया। मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में भी आपको बताया, जो हमारा आखिरी व्लॉग था, कि नईम अख्तर अफगान साहब का अपना बेंच है और शाहिद वहीद साहब उस बेंच का हिस्सा नहीं है। मैंने बाद में कुछ थोड़ी सी रिसर्च करके देखा तो जो रोस्टर है सुप्रीम कोर्ट का, जो जजेस का सिटिंग प्रोग्राम है, उसमें शाहिद वहीद साहब का अलग से बेंच है आज के दिन के लिए, और अफगान साहब का अलग से उनकी सरबराही में बेंच था। और कल 20 और 21 अगस्त के लिए शाहिद वहीद साहब का कोई बेंच नहीं है। तो एक्सपेक्टेड तो यही है कि जो CMA है, जिसमें नज़रसानी की एडमिशन की इस्तदा की गई है, या तो अगले हफ्ते, लेकिन ये CMA फाइल्स करने वाले जो लोग हैं या इससे जुड़े जो एलिमेंट्स हैं, जो कैरेक्टर हैं, उनका अंदाज़ा ये है कि हो सकता है कि जो अगली तारीख दी गई है 16 सितंबर को, शायद ये CMA और CMA से अटैच जो नज़रसानी की दरख्वास्त है, हो सकता है कि इस पर सुनवाई जो है वो 16 सितंबर को जाके हो। तो पहली जो हुकूमत की कोशिश थी कि ये फौरी तौर पे लग सके, तो फौरी तौर पे फिक्सेशन नहीं हुई है, या ये अगले हफ्ते जाएगी, या फिर हो सकता है कि उसके बाद जब 16 सितंबर को आइंदा की तारीख दी गई है
उस तारीख के ऊपर जो है इसकी फिक्सेशन हो और वही बेंच जिसने फैसला दिया था वही बेंच बैठ के इस मुकदमे को सुनेगा। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, चूँकि 48 घंटे भी पूरे होने वाले हैं, 24 घंटों से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, तो इसमें एक ये हुआ है कि जो इमरान खान साहब के वकील हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब, असिस्टेंट वकील हैं, लीगल टीम का हिस्सा हैं, उनकी तरफ से अडयाला जेल की इंतज़ामिया को एक दरख्वास्त लिखी गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अटैच किया गया है और उसमें कहा गया है कि फ़ौरी तौर पे जो अदालती फ़ैसला है उसकी रोशनी में जो है इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जाए शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। अब वो मुंतकली कब होनी है कब नहीं होनी, लेकिन आपको ये हम बताते चलें कि इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने से मुतल्लिक अल-शफा जो इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, अल-शफा है या शफा इंटरनेशनल है, वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतहाई जो है वो सख्त इंतज़ाम किए गए हैं और बताया जा रहा है कि ज़राए की तरफ से कि जैसे एक हेड ऑफ स्टेट की सिक्योरिटी होती है उस लेवल की सिक्योरिटी के इंतज़ाम जो है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में किए जा चुके हैं और जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, जो अमला है, उसे भी खसूसी हदायत जो हैं वो हॉस्पिटल की इंतज़ामिया की जानिब से जारी की गई हैं ताकि जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होंगे, साबिक वज़ीर आज़म हैं, एक पार्टी के बानी हैं, तो कोई सिक्योरिटी लैप्स ना हो, तो इसलिए बड़े सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ाम, जैसे मैंने कहा कि हेड ऑफ स्टेट लेवल के जो है इंतज़ाम वहाँ पे किए गए हैं। तो हो सकता है कि आज रात को अगले 48 घंटों के अंदर अंदर, 24 घंटों के अंदर अंदर खान साहब को जो है वो शिफ्ट किया जाना है अल-शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारी ज़ुबान पे अल-शफा बार बार आ जाता है तो आप कहेंगे मैं बार बार अल-शफा कह रहा हूँ, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। तो देखते हैं फर्दर इस सिलसिले में क्या डेवलपमेंट होती है, लेकिन इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल नज़र आते हैं खान साहब की शिफ्टिंग के हवाले से। लेकिन आज एक और डेवलपमेंट भी है। अब जब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब प्राइवेट हॉस्पिटल में जो रिव्यू पिटीशन है कि प्राइवेट नहीं सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक बड़ा अहम मामला लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इमरान खान साहब की जो बहन है उस्मा खान साहबा, उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल हुई है जिसमें नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा से मुतल्लिक जो तफसीलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई हैं। दरअसल ये इजाफी दस्तावेज़ात हैं। अब इन दस्तावेज़ात में क्या कहा गया है कि मरीम नवाज की नवाज शरीफ से मुलाकात के हवाले से जो अदालती अहकामात थे उनके डिटेल, उनके डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क रवानगी से मुतल्लिक जो डिटेल्स थी उन्हें अटैच किया गया है इस इजाफी दस्तावेज़ की मुतफरक दरख्वास्त में। और इसके साथ साथ जो आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, जेल में उनको क्या सहूलियात मैसर थी, उनकी तफसीलात भी सुप्रीम कोर्ट को फराहम की गई हैं। और साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर की तरफ से इमरान खान से मुतल्लिक जो तशवीशी खतूत लिखे गए वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे जो है वो लाए गए हैं। और इनमें बरतानवी पार्लियामेंट में बानी PTI से मुतल्लिक होने वाली कार्रवाई, उसके डॉक्यूमेंट्स, ट्रायल कोर्ट का बानी PTI के ज़ाती मालिक तक रसाई के अहकामात भी इन दस्तावेज़ात में जो है इनको जो है वो शामिल किया गया है। लेकिन नाज़रीन, कल आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद जब नौरीन खानम की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई, वो मुलाकात करके वहाँ से खामोशी से चली गई एज़ पर कमिटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट को करवाई गई थी। लेकिन उसके बाद एक और मुलाकात भी होती है और वो मुलाकात होती है बैरिस्टर साहब साहब की। अब बैरिस्टर साहब आप जानते हैं कि अली बिन गणिपुर साहब के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तर्जुमान थे, लेकिन गणिपुर साहब की हुकूमत के बाद अब वो PTI का हिस्सा नहीं है। बज़ाहिर तो वो नज़र नहीं आते क्योंकि वो नेशनल डायलॉग कमेटी के जो लोग हैं जिसमें फवाद चौधरी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं और इसके अलावा महमूद मौलवी साहब हैं, उनके साथ जो है वो नज़र आते हैं। तो एक दरख्वास्त जो है वो आपको याद होगा कि इस नेशनल डायलॉग कमेटी के अरकान की तरफ से, जनाब फवाद चौधरी साहब की तरफ से, जनाब बैरिस्टर साहब की तरफ से इमरान खान से मुलाकात के लिए जो है वो दायर की गई थी। अब वो दरख्वास्त तो फ़िक्स नहीं हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन नौरीन खानम की मुलाकात के बाद इमरान खान साहब के साथ ज़राए से जो बड़ी खबर सामने आई है कि बैरिस्टर साहब की भी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में PTI और दीगर जो अमूर हैं वो डिस्कस हुए हैं। अब बैरिस्टर साहब को हाई कोर्ट से इजाज़त नहीं मिलती, उनकी पिटीशन भी नहीं लगती, लेकिन बैरिस्टर साहब जाके इमरान खान से मुलाकात करके वापस आ जाते हैं इस बात को टच किए बगैर, इस डिबेट में जाए बगैर या मुलाकात की गहराई में जाए बगैर कि क्या अमूर इमरान खान और बैरिस्टर साहब के माबैन जो है वो डिस्कस हुए हैं। ये बात तो वाज़ेह है कि बैरिस्टर साहब गए हैं कि तो मुल्क की जो मौजूदा
سیاسی منظرنامہ ہے اس سے متعلق بھی خان صاحب کو بتایا گیا ہوگا کہ باہر کیا حالات چل رہے ہیں، حکومت کس پوزیشن میں ہے، پیپلز پارٹی کس پوزیشن میں ہے، آزاد کشمیر کے انتخابات کا کیا ہوا، اور اسٹیبلشمنٹ پنڈی عالمی سطح پہ پاکستان کی سفارتکاری، پاکستان کی ایران امریکہ میں ثالثی، اور جو انٹرنیشنل اس وقت پاکستان کی پوزیشن بن چکی ہے سفارتی طور پہ، عسکری طور پہ، وہ ساری چیزیں بیرسٹر صاحب نے عمران خان صاحب کے نالج میں ضرور لائی ہوں گی. لیکن اس میں کیا کوئی پیغام دیا گیا، کوئی پیغام لیا گیا عمران خان صاحب کا، وہ کہاں پہ پہنچایا جائے گا، کس کا پیغام لے کے گئے تھے، اس حوالے سے کچھ ابھی واضح نہیں ہے. ہاں اس پہ چہم و گوئیاں ضرور ہوں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ ملاقات کیسی ہوئی. حکومت کی اجازت کے بغیر یہ ملاقات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کیا یہ ملاقات محسن نقوی صاحب نے کرائی ہے؟ ماضی میں ملاقاتیں ہوتی رہیں بیرسٹر صاحب کی، اس میں نقوی صاحب کا نام آتا رہا، لیکن یہ بھی بڑی اہم ملاقات ہے. لیکن اب جیسے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی شفٹنگ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ انہیں ہاسپٹل میں جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے گا، لیکن جو سیکرٹری جنرل ہیں جناب راجہ صاحب، ان کی طرف سے بیان یہ دیا گیا ہے کہ اگر یہ ملاقات نہ کروائی گئی، خان صاحب کو ہاسپٹل جو ہے وہ منتقل نہ کیا گیا، تو یہ توہین عدالت ہوگی. اب ایک طرف توہین عدالت کا معاملہ ہے، دوسری طرف حکومت یہ کہتی ہے یہ قانون کی توہین کا معاملہ ہے. لیکن توہین عدالت تو اگلے 48 گھنٹوں میں خان صاحب کو اگر شفٹ نہیں کرتے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں، تو کنٹمپٹ تو ایک طریقے سے جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گی. لیکن جہاں تک قانون کی توہین کا بات ہے وہ تو حکومت نے ریویو سی ایم میں ڈال دی ہے. اب اس کی فکسیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنی ہے، چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے کرنی ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے کرنی ہے. تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ توہین عدالت بامقابلہ توہین قانون ہے. لیکن اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کا جو آرڈر ہے جس پہ 48 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ اوپر نظر آتا ہے، اس کو برتری اس کی جو ہے وہ نظر آتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج سیاسی پاکستان کے پولیٹیکل کینوس پر بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، جس میں ایک تو یہ ہوا ہے کہ بلاول زرداری صاحب نے ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں نے مشترکہ اپوزیشن کے ساتھ ملاقات کی ہے، اچکزئی صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے، راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے. ملاقات میں سلمان قمراجی صاحب بھی موجود تھے. اب یہاں پہ آپ یہ بات نوٹ کریں کہ چند دن پہلے جو سیکرٹری جنرل ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چور جماعت ہے، دھاندلی زدہ جماعت ہے، ان کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے. آج اسی پارٹی کی جب ملاقات پیپلز پارٹی کی مشترکہ اپوزیشن کے ساتھ ہوتی ہے، اچکزئی صاحب کے ساتھ ہوتی ہے، راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ ہوتی ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. بلاول صاحب نے آفر کیا کہ آپ قائمہ کمیٹیوں میں واپس آئیں، لیکن تحریک انصاف کا مشترکہ اپوزیشن کا جواب یہ تھا کہ یہ فیصلہ عمران خان سے ملاقات کے بعد کیا جائے گا. عمران خان اگر کہیں گے، وہ اگر اجازت دیں گے، اپنا فیصلہ واپس لیں گے، تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہماری واپسی ہو سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسد کیسر صاحب نے، جو کہ سابق اسپیکر ہیں، سابق اسپیکر نے جا کے موجودہ اسپیکر ایاز صادق صاحب کے ساتھ ان کے چیمبر میں ملاقات کی ہے، اور اسد کیسر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر بات ہوئی ہے اور ہمارا بیک ڈور کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. لانگ مارچ مؤخر کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ مشاورت کے ساتھ کیا جائے گا. کیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد، عمران خان صاحب کی ہاسپٹل منتقلی اور ملاقاتوں کی بندش کا خاتمے کے بعد، جو ایک نعرہ لگایا تھا جناب سہیل افریدی صاحب نے کہ رہائی نہیں، عمران خان تک رسائی چاہتے ہیں، تو رسائی بھی مل گئی، ملاقات بھی ہو گئی، ہاسپٹل منتقل کرنے کا فیصلہ بھی آ گیا، تو اس کے بعد پھر یہ لانگ مارچ کا جو اعلان ہے، یہ اس کی پھر کوئی وقت جو ہے وہ نہیں رہتی، اس کی پھر کوئی وجہ نہیں رہتی کہ آپ اس کو واپس لے لیں، اس کو کال آف کر لیں.